हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने नोमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कैसे लिखना है उससे रिलेटेड कुछ रूल्स स्टडी किए थे। और आज अभी हम लोग पहला पार्ट ये ट्राई करेंगे कि किसी कंपाउंड का नाम कैसे लिखना है, और दूसरे पार्ट में कुछ नाम लिखे हुए होंगे और उनका कंपाउंड कैसे फॉर्म किया जाना है, मीन्स फार्मूला ऑफ द कंपाउंड कैसे लिखना है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये आपके सामने पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है जिसमें ये फर्स्ट पार्ट कैटायन है, सेकंड पार्ट एनायन है, और कैटायन एक कॉम्प्लेक्स आयन है। तो मैं इस कॉम्प्लेक्स आयन का नाम कैसे लिख रहा हूँ देखिए। सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखूँगा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। फर्स्ट लेटर मेरा स्मॉल रहेगा, टेट्रा अमीन, ये टेट्रा अमीन। Cl, दिस इज़ क्लोरिडो। NO2 नाइट्रीटो, नाइट्रीटो N, नाइट्रोजन से लिंक्ड है, एम्बिडेंट लिगेंड है तो पॉइंट ऑफ लिंकेज दिखाएंगे। देन उसके बाद मेटल, कोबाल्ट, कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है तो मेटल के एंड पे कोई सफिक्स नहीं लगेगा। यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा आप, मुझे लगता है ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अमोनिया का 0 होता है, Cl का -1, NO2 का -1, NO3 का -1, तो 3 निकलेगा कोबाल्ट का, कोबाल्ट 3। ये सारा का सारा वन वर्ड होना चाहिए, रादर मुझे जैसे ये एक नीचे आके लिखना पड़ गया। आप पहले ही स्टार्ट करते हुए कोशिश करें कि कंप्लीट वन लाइन में ये आना चाहिए। उसके बाद आप नाइट्रेट लिखेंगे, ये जो यहाँ लिखा हुआ है। बहुत ज़्यादा गैप दिखाने की ज़रूरत नहीं है, साथ भी लिख सकते हैं, बट ऐसा कुछ कंडीशनल नहीं है कि आपको अटैच करके लिखना था। तो ये हमारे पास इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का नाम हो जाता है। आप ध्यान दें, नाइट्रेट जो मैंने लिखा है बाहर, उसके एंड पे ओ नहीं लगाया। अगर ये एज ए लिगेंड एक्ट कर रहा होता, मींस कॉम्प्लेक्स का पार्ट होता, तो डेफिनेटली इसके एंड पे ओ लगाता। फ़िलहाल मुझे इसका एंड ओ से करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। इसको देखें, वही कोबाल्ट है, क्लोरीन, इथिलीन डाइअमीन, नाइट्रेट, ब्रोमीन। इसका नाम पहले ही वही कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है तो वहीं से स्टार्ट करता हूँ। क्लोरिडो या क्लोरो भी लिख सकते हो आप। इथिलीन डाइअमीन, 2 लगे हुए हैं, नाम के अंदर डाई वर्ड आ रहा है लिगेंड के, तो 2 के लिए बिस वर्ड यूज़ करूँगा, बिस। इथाइलिन डाइअमीन, स्पेलिंग को ध्यान से देखिए, अमीन का AMINE लिख रहा हूँ मैं, इथाइलिन डाइअमीन, जबकि यहाँ अमोनिया के लिए AMM लिखता था। तो ये है ऐसा ही एज इट इज, स्पेलिंग आपको ध्यान रखना होगा। क्लोरो बिस इथिलीन डाइअमीन, नाइट्रेटो। अब नाइट्रेट क्योंकि कॉम्प्लेक्स का पार्ट है तो इसके एंड पे ए लिखूंगा, नाइट्रेटो। लिंकेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमारे पास हमेशा ही ये ओ से लिंकेज दिखाएगा, नाइट्रेटो। एंड देन कोबाल्ट, फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 0 -1 -1, तो टोटल +3 निकलेगा कोबाल्ट के ऊपर, कोबाल्ट 3 एंड ब्रोमाइड। अगर अंदर होता तो ब्रोमो या ब्रोमिडो लिखता, बट बाहर था तो इसलिए एज एन आयन, सिंपल आयन, ब्रोमाइड लिखा गया है। ये आपका वन वर्ड कॉम्प्लेक्स का नाम रहेगा। इसको देखें आप, पोटेशियम, नंबर तो लिखना ही नहीं था, कितने लगे हुए हैं पोटेशियम। अब ये 3 ऑक्सलेट ग्रुप लगे हुए हैं, ट्राई ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो क्योंकि नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड है, ट्राई ऑक्सलेटो। आयरन है क्योंकि कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है तो मेटल के एंड पे 8 करते हैं, और आयरन के लिए स्पेशल बोला था फेरेट, ये उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सारा आपका वो कॉम्प्लेक्स आयन है जिसमें गैप अलाउड नहीं था, ट्राई ऑक्सलेटो फेरेट। आगे बढ़िए, इसको देखिए, थोड़ा अजीब लग रहा है। कैटायन भी एक कॉम्प्लेक्स आयन है और एनायन भी एक कॉम्प्लेक्स आयन है, तो मैं क्या समझूं, यहाँ पे प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे अलग से निकालना पड़ेगा इधर। अब अगर मैं इसके 2 टुकड़े कर दूं, लाइक मैं ऐसा लिखूं PTNH34, ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है हमें। PTNH34Cl2, ये आपके पास एक कैटायन है जिसके ऊपर कुछ चार्ज होगा, और ये आपके पास एक एनायन है जिसके ऊपर कुछ चार्ज होगा, X या Y कुछ भी समझ लीजिए अब आप इसको।
मीन्स कुछ वैल्यूज़ रहेंगी। कितनी वैल्यूज़ रहेंगी, यहाँ तो कुछ न्यूमरल मेंशन्ड है नहीं, यहाँ पे अगर यहाँ पे न्यूमरल मेंशन्ड होता कुछ लाइक 2 3 तो मैं समझ जाता कि ये 2 माइनस इसके ऊपर है और ये 3 प्लस इसके ऊपर है। अभी तो कुछ है नहीं, तो मीन्स दोनों बराबर हैं। मीन्स ये 2 प्लस 2 माइनस हो सकता है, या 3 प्लस 3 माइनस हो सकता है, या 4 प्लस 4 माइनस हो सकता है, या 1 प्लस 1 माइनस हो सकता है। तो फिर इस तरह से तो क्वेश्चन का आंसर कभी कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 2 प्लस मानने पे कुछ अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स आएंगी, 3 प्लस पे कुछ अलग, 4 प्लस पे कुछ अलग। तो आप प्लेटिनम के केस में पर्टिकुलरली याद रख लेना ये बात कि प्लेटिनम सिर्फ 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है, एक तो वो +2 दिखाता है और एक वो +4 दिखाता है। जब भी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो वो +4 की फॉर्म में होता है, और जब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो वो +2 की फॉर्म में होता है। तो बहुत ही आसानी से मैं इसका नाम लिखूंगा टेट्राअमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम 4। हाँ, ये सारा वन वर्ड होना ही चाहिए। उसके बाद मैं इसका नाम लिखूंगा टेट्राक्लोरो प्लेटिनेट और उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2, ये फिर एक वन वर्ड होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा इस कॉम्प्लेक्स का नाम होगा टेट्रामीन डाइक्लोरो प्लेटिनम 4, थोड़ा सा गैप देंगे टेट्राक्लोरो प्लेटिनेट 2। और ये जहाँ पे भी मैं कट करके नीचे लेके आ रहा हूँ नाम, एज सच IUPAC के अकॉर्डिंग अलाउड नहीं रहता। हमें कोशिश करना होगा कि हम एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ही इसको रिप्रेजेंट करें। अगले क्वेश्चन को देखें आप। Ni निकल मेटल है, उसके साथ एक लिगेंड लगा हुआ है जिसको शॉर्ट एब्रीवेशन की फॉर्म में दिखाया गया है DMZ। बोलते हैं इसको डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट। बहुत ही इम्पोर्टेंट लिगेंड है ये, और रादर कॉम्प्लेक्स बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले मैं आपको DMG का स्ट्रक्चर दिखा दूं। ये एक बाइडेंटेट लिगेंड रहता है जिसमें ये आपके वहाँ कुछ बॉन्डेड एटम्स हैं, यू कैन सी हेयर। ये DMG है, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट। यहाँ से और यहाँ से ये निकल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, और 2 लगे हुए हैं, मतलब एक और लगा हुआ होगा यहाँ पे और यहाँ पे, सी लाइक दिस। लाइक दिस। तो ये यहाँ से और यहाँ से निकल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ये ऐसा एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स रहता है जिसको मैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मुझे इसका नाम लिखना है। तो डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट, डाई वर्ड आ गया, 2 लगे हुए हैं तो स्टार्ट करूँगा बिस डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिमेटो। O से एंड करना है मुझे, क्योंकि लिगेंड जो है वो नेगेटिव चार्ज लिए हुए, -1 चार्ज लिए हुए, तो एंड O से करूँगा। डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिमेटो, इसको बंद कर देता हूँ यहाँ पे, और मेटल का नाम लिखूँगा निकल। किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है तो 8 करने की ज़रूरत नहीं है। निकल कॉम्प्लेक्स जो है वो न्यूट्रल है, तो निकलेट नहीं लिखना। फिर ये सारा आपका वन वर्ड होना चाहिए। कभी कन्फ्यूजन लगे सर यहाँ वन वर्ड नहीं दिख रहा मुझे, तो इस तरह से आप अंडरलाइन कर दें उसको, तो एग्जामिनर अपने आप समझ जाएगा कि हाँ वो वन वर्ड दिखाने के लिए ही ऐसा किया गया है। तो ये हमारे पास निकल डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेटो कॉम्प्लेक्स का IUPAC नाम होगा। और ये जो निकल DMG कॉम्प्लेक्स रहता है, ये रेडिश कलर का कंपाउंड होता है। निकल की क्वालिटी एनालाइज करने के लिए और क्वांटिटी एनालाइज करने के लिए किसी भी अननोन साल्ट में हम लोग इस रिएक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपको अननोन सैंपल दे रखा है और आपको डाउट है कि उसमें निकल है, तो आप उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स DMG की डालें। अगर वहाँ पे आपको रेडिश कलर दिखाई देता है तो डेफिनेटली वो निकल की प्रेजेंस को कंफर्म करता है। एंड अगर आप क्वांटिटेटिवली एनालाइज करना चाहें तो आप क्वांटिटेटिवली भी उन निकल डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट के
प्रेसिपिटेट्स को वेइंग करके उनकी उसमें परसेंटेज ऑफ निकल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये भी एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस का भी इम्पोर्टेंट तरीका रहता है निकल की अमाउंट को जांचने का इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू। तो इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखिएगा कि DMG कितना इम्पोर्टेंट है निकल को आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल और हैं हमारे पास, हम लोग उनको भी एक बार व्यू करते हैं। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हमें समटाइम कंफ्यूज कर सकते हैं। एक कन्फ्यूजन तो अभी हो जाना था, ये छोटे सा मिस्टेक था, 3 यहाँ लिख देता हूँ। अब मैं इनको 2 टुकड़ों में लिखूँ तो FV पे 3 प्लस है और FeCN6 इस पे 4 माइनस है, तो इसको इकट्ठा करके फिर ऐसे ही लिखा जाना था। ओके, अब ये कैटायन का नाम पहले लिखूँगा, मैं इसको लिख सकता हूँ आयरन 3 और अब इसका नाम लिखता हूँ हेक्सा सियानो फेरेट 2। आपको पता है CN एम्बिडेंट लिगैंड होता है, तो मुझे C लिखना चाहिए था। अगर मैं यहाँ हेक्सा सियानिडो लिखूँ लाइक दिस, हेक्सा सियानिडो, तो फिर मुझे C लिखना ही है, फेरेट 2 लाइक दिस। और आयरन की बजाय मैं फेरिक लिखना चाहूँ तो ये भी लिख सकता हूँ, इसमें भी कोई इशू नहीं है। यानी कि इस कॉम्प्लेक्स का आप ये नाम भी दिखा सकते हैं। लेकिन जब मैं सियानो लिख देता हूँ तो मैं कुछ रिलक्टेंट हो जाता हूँ, क्योंकि सियानो तो सिर्फ C से डोनेशन के लिए ही था, N से डोनेशन के लिए पुराने रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग आइसो सियानो था। तो ये भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। हालांकि थोड़ा पुराना रिकमेंडेशन है सियानो का, लेटेस्ट यूज़ करूँगा तो फिर ये लिखना पड़ेगा मुझे। यहाँ फिर मेरे पास चॉइस रहेगी, मैं आयरन 3 या फेरिक कुछ भी लिख सकता हूँ। अगर यहाँ आयरन +2 वाला होता तो फिर आयरन 2 या फेरस लिख रहा होता। ओके, तो ये हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स का नाम हो सकता है। दोनों में से जो भी टेक्निक अडॉप्ट करेंगे वो बिल्कुल सही होगी। अगला एग्जांपल आप देखें, ऐसा ही कुछ मिलता जुलता है। बाई चांस जो आयनाइजेशन स्फीयर में मैंने मेटल्स ले लिए हैं उनकी 2 या 2 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। तो एक आपके पास Hg है और एक आपके पास ये है। तो कुछ मेंशन है नहीं नंबर यहाँ पे, तो +1 और -1 हो सकता है, +2 और -2 हो सकता है इस पे। तो मैं एक बार +2 और -2 मान लेता हूँ, फिर आप चाहेंगे तो मैं दूसरा भी मान लूँगा। अब मैं इसका नाम लिखना शुरू करता हूँ। ये है आपका मरकरी, मर्क्यूरिक, या मरकरी 2 भी लिख सकता हूँ इसको मैं, दोनों ठीक हैं। मरकरी 2, मर्क्यूरिक, ये कैटायन लिख दिया। अब इसका लिखना है एनायन का नाम, टेट्रा आइसोथियोसियानेटो, सॉरी आइसो नहीं है, ये N से डोनेशन नहीं है, थियोसियानेटो लिगेंड नेगेटिवली चार्ज्ड है। कोबाल्टेट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है तो मेटल के एंड पे 8 करेंगे। सो विल राइट लाइक दिस, कोबाल्टेट, और फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे 3। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, सॉरी 2 आएगा, 3 नहीं आएगा। कोबाल्टेट 2 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स पे चार्ज था, तो इस तरह से मैं इसका नाम लिख सकता हूँ। एक और ऑप्शन भी था, मैं यहाँ पे Hg+ मान लूँ और यहाँ पे -1 मान लूँ, ये भी मेरे पास ऑप्शन है। फिर मैं यहाँ पे मर्क्यूरस लिखूँगा या मरकरी 1 लिखूँगा एंड फर्दर आगे प्रोसीड करूँगा। टेट्राथियोसियानेटो, कोबाल्टेट 3, तो दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, दोनों बिल्कुल परफेक्ट हैं। ये भी नाम लिखा जा सकता है, हालांकि कोई एक ही होगा, बट हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है कि हम इसको क्या मेंशन करें। हमें फिर या तो ये देखें कि भाई मरकरी का +1 ज़्यादा स्टेबल है या +2 ज़्यादा स्टेबल है, उसके अकॉर्डिंग दिखाएं, या फिर हम दोनों में से कोई भी मेथड अडॉप्ट कर लें, उसमें किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट नहीं है। आप इस तरह से 2 अलग अलग तरीक़ों से नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, जिसमें रिवर्ट करेंगे, मींस कुछ नाम लिखे हुए हैं और उनका फॉर्मूला बनाना सीखेंगे कि फॉर्मूला कैसे बनाया जाएगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसका मैं फॉर्मूला लिखना चाहता हूँ, नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, तो देखना चाहते हैं हम लोग कैसे इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे। देखिए पहले जो लिखा हुआ होगा वो आपका कैटायन पार्ट है, यानी कि जो ये कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा है ये डेफिनेटली एक कैटायन है।
और बाहर क्लोराइड एनायन लगा हुआ है, और क्लोराइड कितने लगे हुए हैं कुछ कह नहीं सकता, अभी x लिख देता हूँ, फिर नंबर डिसाइड करूँगा इसका। तो जब फॉर्मूला लिखना होता है तो फॉर्मूले में सबसे पहले मेटल को लिखना होता है। कोबाल्ट मेटल है, ये लीजिए, ये मेटल को लिख दिया मैंने। उसके बाद मुझे लिगेंड्स को लिखना है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखना है। टेट्रा अमीन, अमीन अमोनिया के लिए होता है, 4 लगे हुए हैं, पैरेंथेसिस में लिखूंगा उसको ब्रैकेट के अंदर। पॉलीएटॉमिक लिगेंड्स सभी ब्रैकेट में लिखे जाते थे, ये 4 अमोनिया लगा दिए। एक्वा वाटर के लिए लिखा जाता है, फिर पॉलीएटॉमिक है, उसको भी ब्रैकेट में लिखूंगा। क्लोरिडो, एक ही क्लोरिडो है, एक क्लोरीन, ये उसको यहाँ रिप्रेजेंट कर दूंगा। अब रह गया ये क्लोरीन कितने, मींस क्लोराइड वाले, बाकी तो सारा पूरा हो चुका है। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, अमोनिया का 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, वाटर का 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्लोराइड का है -1, प्लस बाहर जो क्लोराइड हैं उसका भी -1 है, बट वो x लगे हुए हैं। ओवरऑल सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स के चार्ज का सम, क्योंकि न्यूट्रल स्पीसीज रहेगा पूरा, तो 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू को आप सॉल्व कर लीजिए, तो वो जो x की वैल्यू आपके पास आएगी वो x की वैल्यू आपको वहाँ पुट करनी है। सॉल्व कीजिए, वो 2 आ रही है, तो यहाँ पे आप इसे 2 पुट कर देंगे, बस ये सिंपल सा तरीका है। तो ये x की वैल्यू आपको पता चलते ही आप यहाँ पे इसका पूरा फॉर्मूला फ्रेम कर देंगे। दूसरा देखिए, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट 2 सी हेयर, ये कॉम्प्लेक्स है और मेटल के एंड पे 8 लगा हुआ है, तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स तो नेगेटिव होगा। ये पहले कैटायन लगा हुआ है, पोटेशियम कितने लगे हुए हैं मुझे पता नहीं, x लगा देता हूँ मैं। अब मैं इस कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मूला लिखना चाहता हूँ। पहले मेटल लिखनी है, मेटल जिंक है, फिर 4 हाइड्रोक्सो लगे हुए हैं, ये लीजिए 4 हाइड्रोक्सी लगा दिए मैंने, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड थे। अब मुझे x पता करना है, तो पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है इंटू x, प्लस जिंक का +2 दे रखा है उन्होंने, प्लस हाइड्रोक्सी का -1 होता है, ये याद रखना होगा। ओवरऑल चार्ज 0, x की वैल्यू फिर कैलकुलेट कर लीजिए, 2 आ रही है, तो यहाँ x को 2 पुट कर दें, ये आपका वो फार्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलिए, फिर कॉम्प्लेक्स अब की बार पॉजिटिव है आपका, तो पहले आपको कॉम्प्लेक्स लिखना होगा और बाहर क्लोराइड लिखना होगा। कितने क्लोराइड होंगे मुझे नहीं पता, x लगा देता हूँ, ठीक है। मेटल कोबाल्ट है, ये लीजिए कोबाल्ट लिख दिया। ब्रोमिडो, एक ब्रोमीन है। क्लोरिडो, एक क्लोरीन है। बिस 2 के लिए इथिलीन डाइअमीन, शॉर्ट में एब्रीवेशन लिखते हैं इथाइलिन डाइअमीन या इथेन 1,2 डाइअमीन, 2 लगे हुए हैं, ये लीजिए, और तो कुछ नहीं है, इसको यहाँ बंद कर देता हूँ। अब फिर वही प्रॉब्लम है, x कितने लगाने हैं मुझे। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट पता है +3, ब्रोमीन का -1, क्लोरीन का -1, इथिलीन डाइअमीन न्यूट्रल होता है, प्लस इस क्लोरीन का -1 इंटू x, ओवरऑल 0। तो फिर दोबारा से आप यहाँ x की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, तो x की वैल्यू आपको 1 नज़र आएगी, और x की वैल्यू 1 नज़र आएगी तो आप यहाँ पे सिंपली Cl पुट कर दें, तो ये आपका वो फॉर्मूला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीन ब्रोमिडो क्लोरिडो नाइट्रिटो ओ प्लेटिनेट, प्लेटिनम मेटल है, कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है, सिर्फ 1 वर्ड दिख रहा है, मतलब आयन की फॉर्म में ये प्रेजेंट रहेगा। ये लीजिए, मेटल को पहले लिख रहा हूँ प्लेटिनम, फिर लिगेंड्स पे आ जाता हूँ। एक अमोनिया लगा हुआ है, अमीन, ब्रोमिडो क्लोरिडो एक लगे हुए हैं, BrCl, नाइट्रिटो भी एक लगा हुआ है, बट O से लिंकेज है, तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करूंगा और ब्रैकेटेड करके लिखूंगा क्योंकि पॉलीएटॉमिक है, तो नाइट्रिटो O हो जाएगा ये। फिर मुझे ये देखना है बस कि यहाँ पे जो भी चार्ज है, ऑब्वियसली नेगेटिव तो होगा ही सही क्योंकि 8 लगा हुआ था, तो ये चार्ज कितना है, सी है। प्लेटिनम पे +2 है, फॉर्मूले में बता रखा था। अमोनिया पे 0 है, प्लस ब्रोमीन पे -1, क्लोरीन पे -1, नाइट्रेट पे -1, तो तीनों पे -3 हो जाता है। ओवरऑल टोटल चार्ज जो बचा वो -1, वही यहाँ पे दिखा रखा होगा -1। तो ये हमारा, अब 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है रादर, ये हमारा वो फॉर्मूला होगा इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के लिए आयन की फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट। सी हेयर वेरी केयरफुली, 6 अमीन लगे हुए हैं कोबाल्ट के साथ। ये कोबाल्ट है, इसके साथ 6 अमीन लगे हैं और कोबाल्ट 3 है यहाँ पे एक्चुअली। और सल्फेट का मुझे पता नहीं है कि सल्फेट कितने हैं, X। ये मेरा फॉर्मूला बन रहा है। तो अभी मुझे सल्फेट का नंबर पता करना है। वैसे तो बड़ा आसान सा है, ये पॉइंट ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप खाली इसको देखिएगा। तो इसको अगर आप देखते हैं कोबाल्ट पे 3+ चार्ज आना है, तो ये कुछ ऐसा है 3+, ये लीजिए। सल्फेट को भी छोड़ो, अब इस 3+ को यानी कि ये कैटायन को न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे एक एनायन ऐड करना था, सल्फेट ऐड करना था, और वो सल्फेट बाई चांस 2 नेगेटिव है। तो दोनों को मिलाने वाला सीन चार्ज न्यूट्रलाइजेशन तो कर नहीं पाता। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसके 2 आयन ले लेता हूँ कैटायन, और इसके 3 एनायन ले लेता हूँ। तो 6+ ये हो जाएगा, 6- ये हो जाएगा, और फिर इनको इकट्ठा लिखूँगा जब, तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख पाऊँगा। देखिए CONH36 ये मैंने 2 लिए हैं और सल्फेट मैंने 3 लिए हैं। तो ये हमारे पास उस पर्टिकुलर नाम का फॉर्मूला बनेगा जिसको मैं हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट कह रहा हूँ। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अटपटा रहा, डायरेक्टली चार्ज न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो पा रहा था, X की वैल्यू मैं वहाँ से नहीं निकाल सकता था। तो मैंने उस कैटायन का टोटल चार्ज देखा उतने ही एनायन के चार्ज को लेने के लिए, ताकि मिलने पे वे बैलेंस्ड हो जाएं। तो ये दोनों बैलेंस्ड होके इस तरह से एक फार्मूला फ्रेम करेंगे जो आपका हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ने के लिए, दैट इज़ आइसोमेरिज्म। पूरे चैप्टर को अगर मैं देखूँ तो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। पहला पार्ट था यही जो अभी हमने पढ़ा है, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स से रिलेटेड 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा पार्ट है ये जो अभी शुरू कर रहा हूँ, आइसोमेरिज्म। यहाँ से भी 1 नंबर का पूछा जा सकता है, श्योर नहीं है कि पूछा जाएगा, बट जनरली पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे नहीं है। तीसरा पार्ट इसका जो है वो बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे कि किस तरह से बॉन्ड बनते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। अलग अलग टाइप ऑफ थ्योरीज़ हैं, टोटल इन एंड ऑल 6 थ्योरीज़ हैं कोऑर्डिनेशन में बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने की। 3 हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं एज पर आर सिलेबस। तो उन 3 थ्योरीज़ को पढ़ेंगे। देन उसके बाद कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी किन बातों पर डिपेंड करती है उस फैक्टर को पढ़ेंगे। तो इस तरह से कुल मिला के 4 डिवीजन है चैप्टर के, जिसका पहला डिवीजन हमने पढ़ा है अभी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बॉन्डिंग का दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, बट हमें बाकी भी पढ़ने हैं, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे और इस आइसोमेरिज्म के बारे में अभी सबसे पहले शुरुआत करेंगे। आइसोमेरिज्म क्या होता है, हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। 2 अलग अलग कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस है, तो वो आइसोमर्स होते हैं। ऑर्गेनिक के अंदर तो हम अच्छे से पढ़ के आए थे क्लास 11 में कि आइसोमेरिज्म किस तरह के होते हैं, जिसमें कई तरह के आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल पढ़े हमने। चेन आइसोमर, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन चेन डिफरेंट होता है। पोजीशन आइसोमर, पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप ऑन चेन डिफरेंट होता है, या पोजीशन ऑफ द डबल ट्रिपल बॉन्ड डिफरेंट होता है। या हम लोगों ने पढ़ा फंक्शनल आइसोमर्स, जहाँ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते थे बट मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता था। डिटेल हम लोग फिर दोबारा से उसको ऑर्गेनिक में ही डील करेंगे। आज यहाँ पे उस ऑर्गेनिक के एग्जांपल्स को लाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस यही बताना चाहता था कि वहाँ पे 2 तरह से हम आइसोमेरिज्म पढ़ते थे, एक स्ट्रक्चरल और एक स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में बॉन्डेड एटम्स कुछ डिफरेंट होते थे, बट स्टीरियो आइसोमर्स में स्पेस में रिलेटिव अरेंजमेंट उनका डिफरेंट होता था, जुड़े वो उसी एटम से रहते थे। यहाँ पे भी 2 तरह से आइसोमेरिज्म को कैटेगराइज किया गया है। एक हमारे पास है वही स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसमें बॉन्डेड एटम्स कुछ डिफरेंस लिए हुए होंगे, और एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म जहाँ स्पेस में रिलेटिव अरेंजमेंट, एटम उसी से जुड़ा हुआ होगा बट स्पेस में रिलेटिव अरेंजमेंट उनका कुछ डिफरेंट होगा। एग्जांपल्स पे सारी बातें समझेंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को फर्दर 2 कैटेगरीज में बांटा जाता है। ऑर्गेनिक में 3 तरह से बांटते थे, एक होता था कन्फर्मेशनल आइसोमर, एक होता था ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और एक होता था ऑप्टिकल आइसोमर। यहाँ पे सिर्फ 2 तरह से बांटा जाता है, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और एक होता है ऑप्टिकल आइसोमर्स। यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा कि
किस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर आइडेंटिफाई किए जाने हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स आइडेंटिफाई किए जाने हैं और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आइडेंटिफाई किए। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल से मैं इसको इंट्रोड्यूस करूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक कंपाउंड है CONH35Cl Br, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। या मेरे पास एक और कोऑर्डिनेट कंपाउंड है ऐसा ही एक कॉम्प्लेक्स आयन के साथ CONH35BrCl। आप अगर इन दोनों को ध्यान से देखें तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। दोनों में एक एक कोबाल्ट है, 5-5 अमोनिया है, एक एक क्लोरीन है, एक एक ब्रोमीन है। लेकिन अगर आप देखें ध्यान से तो स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? यहाँ पे क्लोरीन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया हुआ है कोबाल्ट के साथ, जबकि यहाँ पे ब्रोमीन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया हुआ है कोबाल्ट के साथ। यहाँ पे ये आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है, लाइक Br नेगेटिव की फॉर्म में, और यहाँ पे ये एज एन आयन Cl नेगेटिव की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम है, बट स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। इसलिए मैं इनको बोलूँगा कि ये दोनों आइसोमर्स हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ Cl को हटा देता हूँ और यहाँ पे Cn लगा देता हूँ, Cn साइनाइड। यहाँ पे भी Br लगा देता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ Nc आइसोसाइनाइड। आप फिर ध्यान से देखें, एक एक कोबाल्ट, 5-5 अमोनिया, एक एक नाइट्रोजन, एक एक कार्बन, Br मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। बट अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे कार्बन मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जबकि यहाँ पे नाइट्रोजन मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। रिजल्टिंग मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम बन रहा है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट बन रहा है। इसलिए मैं इन दोनों को आइसोमर्स का नाम दे सकता हूँ। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितनी तरह के होते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, या स्टीरियो आइसोमर्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे बनते हैं, क्या कंडीशंस हैं बनने की। जैसे हम ऑर्गेनिक में पढ़ते थे सिस ट्रांस 2 तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं, या EZ ऐसे नोटेशन देते थे, जिनमें कुछ कंडीशंस बताते थे कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए। तो वैसी कुछ बातें हम इन डिटेल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस आइसोमेरिज्म से रिलेटेड, और उससे रिलेटेड पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को भी साइमल्टेनियस रीड करते हुए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, बॉन्डिंग कैसे होती है इसके अंदर। गुड बाय।